गुड मॉर्निंग। आज हम जिस बुक को पढ़ने वाले हैं उस बुक का नाम है सैपियंस, वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर, जिसको मैंने कई बार पढ़ा है। अरे मेरे से भी आप पूछेंगे कि मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी है जिसको मैंने एक से अधिक बार पढ़ा है, तो उसमें है सैपियंस, एल्केमिस्ट, द फाउंटेन हेड। तो कई बुक्स ऐसी हैं जिनको मैंने एक से अधिक बार पढ़ा है और बड़ी अच्छी बुक है। इवन एक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, वो भी मैंने 3 बार पढ़ी कम से कम। और आपको बता दूं, इन बुक्स की खास बात यह है कि इन बुक्स को यदि आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ और ज्यादा सीखने मिलता है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पहली बार पढ़े रहने पर आप छोड़ दिए होते हैं पॉइंट, है ना। मतलब ये बुक्स जो होती है वाकई में अमेजिंग होती है। एवरी टाइम आप जब भी इनको पढ़ते हो आपको कुछ नया सिखा कर जाती है। सबसे अच्छी दोस्त होती है ना। आप यदि किताबों से दोस्ती कर लेंगे, बुक्स से दोस्ती कर लेंगे ना, तो बता रहा हूं आपको, कभी आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे आप, क्योंकि बुक्स से अच्छा कुछ नहीं है। और ये आपको आपके लिए कई सारे ज्ञान के दरवाजे खोल देती है और हम एक ऐसी दुनिया में विचरण करने लगते हैं जो हमने शायद देखी नहीं होती है, पर हम किताबों के जरिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तो आज हम जिस बुक को देखने वाले हैं वो सैपियंस का ही हिंदी एडिशन है। मेरे पास हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है, मेरे पास ये ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ऑडिबल से इस सैपियंस को भी मैं सुनता हूं। और जब भी मुझे ह्यूमन इवोल्यूशन या इवोल्यूशन पढ़ाना होता है तो मैं इस बुक को जरूर सुनता हूं उसके कुछ दिन पहले से, क्योंकि मुझे इससे एक इंसाइट मिलता है, जानकारी मिलती है। एक और मुझे ध्यान आता है कि एक एप्लीकेशन है। आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी एप्लीकेशन का यहां पर नाम लेता हूं ना तो मेरा कोई उनसे एंडोर्समेंट है, ना कोई पैसा लेता हूं उनसे मैं, ना वो जानते हैं मेरे को, ना मैं उनको जानता हूं पर्सनली। तो एक महंगा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी आपको, लेकिन जब आपके पास जब वक्त होगा बाद में कभी, तो क्यूरोसिटी स्ट्रीम करके एक ऐप है और वो बहुत अच्छे है। डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक से एक लेवल ऊपर के वो लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। मैं उनसे बहुत इंप्रेस हुआ जब मैंने उनका काम देखा। मेरा सपना है कि बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म जो है वो भी कभी उस लेवल तक पहुंच सके। हालांकि अभी हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हम लोग अभी जो है वो पैसा इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है कि इस साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कई बच्चों को फाइनेंशियल एड की रिक्वायरमेंट है, उन्हें जो है वो कुछ ना कुछ प्रकार से स्कॉलरशिप चाहिए उनको। तो उसके लिए हम लोग अप्रैल में फॉर्म रिलीज करेंगे, स्कॉलरशिप फॉर्म जो है बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों को नीड है, तो मतलब कम से कम चलो बच्चों की कुछ हॉस्टल की फीस भरा जाए, उस फीस से कुछ बुक्स उनके पास आ जाए। तो बायोमेंटस का अपना एक इन हाउस स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें हर साल हमने 50 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। वो सब मेरिट बेसिस पे होता है, बाकायदा एक फॉर्मेट होता है और उसका बहुत बड़ा ढोल भी नहीं पीटा जाता है। यानी बाकी लोग क्या करते हैं, एक आदमी की मदद करके उसको दिखाएंगे 25 बार कि ऐसा किया, वो सब बायोमेंटर्स का उसमें यकीन नहीं है। बायोमेंटर्स दिलों में राज करता है, दिल के अंदर रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो दिल के की जब बातें दिल की होती है ना, तो कुछ मुंह से कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो दिल से दिल का कनेक्शन होता है वो। हाँ, मैं इतना जरूर चाहूंगा आपसे कि बायोमेंटस के ऊपर इतना प्रेशर है कि हमको इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब जो नीट एस्पिरेंट तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम हमसे कहती है कि आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ अपनी टीम से कि यदि मुझे ये काम करना पड़े तो मतलब मैंने कुछ काम नहीं किया पिछले कुछ सालों में। ये काम मेरे बच्चे करेंगे, मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स करेंगे। कारण ये है कि देखो, अच्छी चीज है तो वो अच्छी चीज जो है वो पहुंचना चाहिए कहां तक, वो पहुंचना चाहिए जो है वो और लोगों तक पहुंचना चाहिए। कि यदि आपको लगता है अच्छी नहीं है तो वो ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी इस बात को लेके कोई रंजिश दिल में नहीं रखूंगा कि भाई तुमने लोगों को और लोगों तक बायोमेंटस को क्यों नहीं पहुंचाया। पर ये आपका कर्तव्य है कि यदि सच्चे इंटेंशन के साथ में, सच्ची भावना के साथ में कोई काम कर रहा है, कोई काम चल रहा है, तो उसको और लोगों तक हम पहुंचाएं। तो चलिए बात को लंबा नहीं करते हैं, बल्कि आज का हम जो है लेट्स लर्न में आज का हम जो है वो सैपियंस बुक जो है, सैपियंस बुक के जो ऑथर हैं वो है अपना युवाल नोआ हरारी। फैंटास्टिक, मतलब मैंने आज तक इस व्यक्ति के बराबर इंटेलिजेंट आदमी जिसने कि इतना एनालाइज करके इस बुक में लिखा नहीं देखा मैंने। बहुत ही मतलब ऐसी फैक्चुअल जानकारी है कि जिसको आप पढ़ने के बाद आप सोचेंगे और आपको लगेगा हाँ भाई वाकई साइंस में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये इस बुक का मैं सबसे आखिरी पेज पढ़ने वाला हूँ। मतलब ये बुक काफी बड़ी बुक है, ये हिंदी वाले एडिशन में 500 पेज के आसपास है। 448 पेज दिखाई पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पूरी बुक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में जो इन्होंने कंक्लूजन लिखा है, उपसंहार लिखा है,
वो बड़ा फैंटास्टिक लिखा है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया लिखा है। टाइटल है उसका, वह प्राणी जो एक ईश्वर बन गया। वह प्राणी जो एक ईश्वर बन गया। 70,000 साल पहले होमो सेपियंस महज एक नाचीज प्राणी हुआ करता था, जो अफ्रीका के एक कोने में अपने काम में लगा हुआ था। बाद की शताब्दियों में वह समूचे ग्रह का मालिक और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक आतंक में बदल गया। आज वह एक देवता बनने की कगार पर खड़ा है, ना सिर्फ एक शाश्वत यौवन हासिल करने, बल्कि सृजन और संहार की देवी क्षमताओं को भी हासिल करने के लिए तैयार खड़ा है। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर सेपियंस के अब तक के कार्यकाल ने ऐसा बहुत कम उत्पन्न किया है जिस पर हम गर्व कर सके। हमने अपने परिवेशों को नियंत्रित किया है, खाद्यान्न के उत्पादन में इजाफा किया है, नगरों का निर्माण किया है, साम्राज्य खड़े किए हैं और व्यापार के व्यापक नेटवर्क तैयार किए हैं। लेकिन क्या हम दुनिया में व्याप्त दुख की मात्रा को कम कर सके हैं? पूछता है वो, क्या हम दुनिया में व्याप्त दुख की मात्रा को कम कर सके? मनुष्य की शक्ति में अक्सर जो अपरिमित वृद्धि हुई, उसने अनिवार्यता सेपियंस की व्यक्तिगत खुशहाली में इजाफा नहीं किया और आमतौर से दूसरे प्राणियों को भारी दुख पहुंचाया है। जहां तक मानवीय परिस्थिति का संबंध है, पिछले कुछ दशकों में हमने अकाल, महामारी और युद्ध में कमी लाकर कम से कम कुछ वास्तविक तरक्की की है। लेकिन दूसरे प्राणियों की हालत पिछले किसी भी समय के मुकाबले बहुत तेजी से बिगड़ रही है और ये मनुष्य के सौभाग्य में हुई वृद्धि इतनी ताजा और नाजुक है कि उसके टिकाऊपन के बारे में निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऑथर बतलाता है कि होमो सेपियंस जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल एनिमल से कैसे रेज किया, वो कैसे अपने आप को उसने इवॉल्व किया और कैसे पूरी पृथ्वी पर उसने कब्जा कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा उन विस्मयकारी कर्तव्यों के बावजूद जो इंसान कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्यों को लेकर अभी भी अनिश्चित हैं और हम हमेशा की तरह असंतुष्ट बने हुए प्रतीत होते हैं। हमने डोंगी से लेकर, डोंगी मतलब एक लकड़ी की नाव होती है, सिंगल लकड़ी से बनी नाव होती है, पतली सी नाव होती है, एक आदमी बैठ सकता है। हमने डोंगी से लेकर लंबी नाव तक, उससे लेकर भाप से चलने वाले जहाजों तक और अंतरिक्ष शटल तक प्रगति की है। लेकिन कोई नहीं जानता कि हम कहां जा रहे हैं। हम पहले के किसी भी वक्त के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं। हम पहले के किसी भी वक्त के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस ताकत का हम क्या करें? इसकी कोई खास योजना हमारे पास नहीं है। इससे भी बदतर स्थिति यह है कि मनुष्य हमेशा से ज्यादा गैर जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। केवल भौतिकी के नियमों को अपने साथ लिए हम ऐसे स्वयंभू देवता हैं जो किसी के भी प्रति जिम्मेदार नहीं है। नतीजे में हम अपनी सुख सुविधाओं और मौज मस्ती में कुछ और इजाफे की तलाश में लगे हुए हैं और कभी ना संतुष्ट होते हुए अपने सहचर प्राणियों और चारों तरफ व्याप्त पारिस्थितिकी पर कहर बरपा रहे हैं। क्या ऐसे असंतुष्ट और गैर जिम्मेदार देवताओं से ज्यादा खतरनाक कोई और चीज हो सकती है, जिन्हें यह भी नहीं मालूम है कि वे क्या चाहते हैं? अब देखिए, ये एक लास्ट का कंक्लूजन लिखा, उसने लिखा जो है युवाल नोआ हरारी ने लिखा कि ह्यूमंस जो है बहुत ताकतवर हो चुके हैं, पूरी अर्थ पर रूल करते हैं। इन्होंने इकोसिस्टम को बहुत जमकर डैमेज किया है, कई सारे एनिमल्स खत्म करने की कगार तक पहुंचा दिए हैं। उनको यह भी नहीं मालूम है कि जाना कहां है, हमें अगला स्टेप क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल क्या सही दिशा में हो रहा है? क्या हम अपने आसपास अर्थ में जो दूसरे एनिमल्स, दूसरे प्लांट्स हैं, उनको हम सेव कर पा रहे हैं? तो सच्चाई तो यह है कि
ये बुक का इस बुक में बहुत सारी बातें लिखी। इसमें आदि मानव से कहानी को शुरू किया उन्होंने। सोचिए इस बुक की खास बात ये कि उन्होंने निएंडरथल से इन सब से कहानी को शुरू किया, उनकी सोच के बारे में कि कैसे करते होंगे वो, किस प्रकार रिएक्ट करते होंगे, उसके बारे में बात किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, कैसे राज्य स्थापित हुए, कैसे धीमे धीमे व्यवस्थाएं बनी है, कैसे हमने लोगों ने मध्यकाल में कैसे लोग रहा करते थे। ऐसे करके कहानी बहुत आगे से शुरू होती है और लास्ट में आके जो है वो कहाँ आ जाती है, वो आ जाती है साइंस पे, कि हमने औद्योगिक क्रांति कैसे किया, साइंटिफिक क्रांति का क्या महत्व है और फाइनली हम कर क्या रहे हैं। आज मैंने एक न्यूज पढ़ा कि जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट हैं, वो निएंडरथल को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो निएंडरथल गायब हो चुके हैं, उनके बोन मिलते हैं कुछ, तो उनके बोन से उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया हुआ है और उसके लिए कई वॉलंटियर महिलाएं सामने आई हैं जो चाहती हैं कि वो निएंडरथल का डीएनए डाल के एग में, ओवम में डालकर उससे जो है वो निएंडरथल को जन्म दिया जाए। होमो सैपियंस का कहना क्या है? होमो सैपियंस का मतलब हमारे से मनुष्यों का कहना यह है कि यदि हमने निएंडरथल के पास हमसे कम बुद्धि है, निएंडरथल के पास हमसे कम बुद्धि है, हमारा ब्रेन का कॉर्टिकल जोन अधिक इवॉल्व हुआ है, बाद में ब्रेन की कैपेसिटी वही है पर हमारा कॉर्टेक्स और इवॉल्व हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। तो उनका बोलना है कि यदि हमने निएंडरथल को रिक्रिएट कर लिया, अब सुनिए बात, तो एक तो नैतिक जिम्मेदारी है कि होमो सैपियंस ने संघर्ष किया, निएंडरथल को हरा दिया, खत्म कर दिया और वो चले गए, खत्म हो गए धरती से। तो हम उनको रिक्रिएट कर उन पर एक एहसान करेंगे हम, और अपनी गलतियों का हम प्रायश्चित करेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि वो चाहते हैं कम कॉस्ट वाले मजदूर मिल सके, वो चाहते हैं कि होमो सैपियंस के घरों में काम करने वाले निएंडरथल हो, वो चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्रियों में काम करने वाले निएंडरथल्स हो, जो जिनको पता ही ना हो व्यवस्था के बारे में, उनको हम ऐसे ही ट्रेन करेंगे। अब आप सोचिए क्या ये सही है? अब ये मैंने एक जो है वॉशिंगटन पोस्ट किसी के मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। तो अब सोचिए क्या हम मतलब जो खो चुके हैं उनको हम लेकर आ रहे हैं एक पर्पस से। हम मेहमत के बारे को उसको हम दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करें। हम डायनासोर्स के बारे में आपने देखा हो जुरासिक पार्क मूवी बना और वाकई में डायनासोर्स के ऊपर ये काम चल रहा है। एम्फीबियंस के अंदर डीएनए को डाला गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमको कहां लेके जाएगी हम नहीं जानते, पर सच्चाई तो ये है कि हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके परिणाम आगे चलकर मालूम चलेंगे। अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट होते हैं हर चीज के। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप हमेशा कहते हो कि धर्म के आधार पर भेदभाव मत करो, आप हमेशा कहते हो सभी धर्मों का आदर करो, आप कभी ये क्यों नहीं कहते हो कि धर्म जरूरी नहीं है? किसी ने मुझसे कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि व्हाई यू नेवर टोल्ड अस कि रिलीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, धर्म जरूरी नहीं है। धर्म जरूरी है। धर्म का मतलब है धारण करने योग्य। धर्म का मतलब है कुछ ऐसी अच्छी सीख जिन सीख से हम मनुष्य सब मिलकर रह सके। हर रिलीजन में ऐसी अच्छी बातें लिखी हुई है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो। हिंदू धर्म तो अपने आप में एक पूरी सभ्यता है, कल्चर है। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, ठीक है। दुनिया में कई तरह के धर्म है। बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, हम शिंजो की बात, मतलब इतने सारे धर्म है। उन सभी धर्मों को शिंतो के उन सभी धर्मों की हम बात करें तो सब में सीखने को बहुत कुछ है, जो हमें कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, प्राणियों की रक्षा कैसे होना चाहिए, हमें कैसे लोगों का सहयोग करना चाहिए, कैसे अपनी प्रकृति को बचाकर रखना चाहिए, ये सब धर्मों में सिखाया गया। अब जो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, मारकाट करते हैं, वो धर्म को समझते ही नहीं है, वे जानवर है। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। क्योंकि कोई भी रिलीजन जो है वो कभी भी मनुष्य के रक्त पे खड़ा नहीं होता है। वो हमेशा जो है वो मनुष्य की खुशहाली के लिए बनाया गया कि हम सब एक कल्चरल वे में मिलकर रह सकते हैं। अब तमाम तरह के जो हम भेदभाव जो मतभेद रखते हैं ना, वो सब हमारे छोटे दिमाग की सोच है। बड़े दिमाग से, बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप पाएंगे धरती एक है, सूरज एक है, वही सारा फोटोसिंथेसिस है, वही रेस्पिरेशन है, वही सब कुछ हमारे अंदर है, वही खून लाल है तुम्हारा, वही खून तुम्हारा जो है वो सबका एक समान है। तो हम सब हाड़ मांस के बने पुतले हैं। और धर्म सिर्फ हमारा अकेले का नहीं हो सकता है, वो तो प्राणियों का भी होगा, बाकी प्राणियों का भी। तो हम में से कोई नहीं समझता उसको, पर हम में से सबको जीवन जीने के लिए एक राह चाहिए, एक हमको रास्ता चाहिए। तो उस रास्ते के लिए हमको
धर्म का पालन करना होगा। धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है। सबसे बड़ा धर्म है कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ की सुरक्षा कीजिए, इकोसिस्टम को डैमेज मत कीजिए, दूसरे एनिमल्स को भी सहचरी के साथ रहने दीजिए उनको, ठीक है। जब आप दूसरे एनिमल को रहने देंगे तो आप अपने मनुष्यों का भी ध्यान रखेंगे आप। इतनी सी बात है। तब इसको लेकर मतलब मुझे लगता है कि मुझे बार बार ये बात बोलनी पड़े, समझानी पड़े, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, कि मुझे मन में बुरा लगेगा कि मेरे कमांडोज, मेरे जो साथ जो जुड़े लोग हैं, वो लोग भी इस तरह के डिस्कशन में भाग लेने लगे, तो वो ठीक नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, ठीक है। हमको इतना पता होना चाहिए कि होमो सेपियंस के तौर पर हमने जो अब तक पाया है, क्या हम चाहते हैं कि आज के 100, 200, 300 साल बाद किताब लिखी जाए, इस प्रकार की कोई किताब और लिखे व्यक्ति किसी भी फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, जैसे भी बुक लिखे वो, उसमें वो जिक्र करे कि इस सदी के होमो सेपियंस सबसे खतरनाक रहे थे? नहीं ना। तो वही हमको अपनी मनुष्य के तौर पे भी हमारी कई जिम्मेदारियां हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको इस बुक का कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन जो होता है ना, बुक का सार होता है पूरा, ठीक है। तो सैपियंस का कंक्लूजन तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, मिलते हैं अगले वीक किसी नई बुक के साथ में। बाय बाय।